हूँ सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी मैनेज 2.0 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही आपको उस समय वीडियो पॉज कर दिया गया था, तो अब हम नेक्स्ट लेके आए। तो कहते यहाँ तक चल रहे थे कि बहुगुणन अवस्था क्या होती है। शुक्राणु जनन जो होते हैं वो 4 अवस्था में पूरा होता है। पहला अवस्था होता है बहुगुणन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं एमडीसी, ये क्या करता है कि समसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारा मोर देन मोर यानी बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। अब कहते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया बड़ा होकर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया बड़ा होकर के प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। कहते दूसरा अवस्था आता है वृद्धि अवस्था यानी कि ग्रोथ फेज। कहते प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट विभाजित होता है ना, और 2 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट इसमें विभाजित खूब होगा और हो करके द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अब कहते हैं इस दौरान क्या क्या होते हैं, तो इंपॉर्टेंट लाइन स्टार लगा दिए। इस दौरान अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। आपको पता होगा कि अर्धसूत्री जब फर्स्ट होता है तो गुणसूत्र आधा हो जाता है। अर्ध मने आधा, सूत्री मने गुणसूत्र आधा हो जाता है। अब कहते हैं इस दौरान गुणसूत्र क्या होगा, आधा हो गया। कन्फर्म है, क्लियर। चलिए तीसरा अवस्था है परिपक्व अवस्था। क्या होती है, तो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विभाजित होकर के 2 स्पर्मेटिड यानी याद रखिएगा कितने स्पर्मेटिड, 2 स्पर्मेटिड पहले बनाता है, ठीक है। लेकिन इस दौरान अर्धसूत्री सेकेंड होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री सेकेंड। दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होती है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस दौरान गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी गुणसूत्र आधा नहीं होता है, जो आपका है वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कहते हैं यह मनुष्य में, इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह मनुष्य में सबसे लंबा समय तक चलने वाला जो है कि अवस्था होता है। यानी कि इन ह्यूमन दिस फेज इज लॉन्गेस्ट। यानी कि मनुष्य में ये जो अवस्था होता है बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। लास्ट अवस्था स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है। स्पर्मियोजेनेसिस को ही हम लोग जो है स्पर्मटेलियोसिस कहते हैं। टेलियो का अर्थ होता है पूंछ का बनना। क्या बनना, पूंछ का। पूंछ जब बनता है तो उसका नाम हो जाता है टेलियोसिस हो जाते हैं। तो कहते हैं यह अंतिम अवस्था है, शुक्राणु जनन का ये अंतिम अवस्था है, जिसमें क्या होती है कि स्पर्मेटिड जो होता है वो अपने आकृति में क्या करता है, परिवर्तन लाता है और शुक्राणु में बदल जाता है। अब दूसरे तरीका से हमने नोट किया कि वृत्ताकार स्पर्मेटिड यानी ये गोल है, ये गोल स्पर्मेटिड जब लंबा हो जाता है ना, रूपांतरित हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू इनलार्ज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटेलियोसिस। यानी कि जब वृत्ताकार स्पर्मेटिड लंबे शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते हैं तो इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगला, जिसको हम लोग कहेंगे, एक वर्ड है जो आपको बताया जाएगा ध्यान से। चलिए तो अब एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको समझाया जाएगा कैसे क्या होता है। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया है, एकदम समझते जाइएगा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46, 44 और ये 2 46। 44 को क्या बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र हम इसको कहते हैं। और ये जो XY होता है इसको बोलते हैं हम लोग लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। यानी ये ऑटोसोम हो गया और ये क्या हो गया, एलोसोम हो गया। कहते इसमें सबसे पहले क्या होता है, समसूत्री विभाजन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव दिमाग में घुसा लीजिए।
यानी कि स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन जब होगा तो ये क्या बनाएगा, तो बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएगा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान होगी। यानी कि 46 यहाँ है तो यहाँ भी 46 है। पता होगा सम माने समान, सूत्री माने गुणसूत्र। जब गुणसूत्र विभाजित होती है तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र विभाजन नहीं होता है। जो पेरेंट में रहेगा वही उसका न्यू सेल्स में चला जाएगा। जो पुरानी कोशिका में जितना गुणसूत्र होंगे वही टोटल चला जाएगा नए कोशिका। तो कहते हैं इसमें गुणसूत्र कितना हो गया, 46। अब कहते हैं ये बड़ा होकर के क्या बनाता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ये बड़ा होकर क्या बनाता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में भी गुणसूत्र की संख्या अभी तक 46 ही है, 46 ही है। अब कहते हैं इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अब कहते हैं जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में तो क्या बना, दो गो क्या बना, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट। अब इस द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की संख्या आधा हो गया, 23 यहाँ और 23 यहाँ हो गए। क्लियर है। अब कहते हैं कि ये क्या करता है, अब ये जो हो, अब ये क्या करेगा, दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन करेगा। तो इसमें क्या होगा, 2 x और 22 + x 22 + x, यानी इसमें कोई चेंज आया नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम आ गया। यहाँ 22 + y तो 22 + y 22 + y, कोई चेंज नहीं आया। अब कहते हैं क्या, इस प्रकार से कितने स्पर्मेटिड बने हमारे पास, तो एक गो से 2 गो, फिर दूसरका से 2 गो, तो सब मिला के कितने स्पर्मेटिड हैं, 4। तो 4 स्पर्मेटिड आपका बन गया। अब इन चारों स्पर्मेटिड वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब ये वृत्ताकार स्पर्मेटिड क्या करेगा, लंबा हो जाएगा, शुक्राणु में बदल जाएगा। तो इसमें भी गुणसूत्र आपको 23 ही मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 23 ही मिलेंगे। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि शुक्राणु में गुणसूत्र कितना है, तो 23। फिर पूछा जाता है द्वितीय oocyte में, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र कितना है, तो 23। फिर पूछा जाता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र कितना है, तो 46। याद रखिएगा। अब कहते हैं इन सारे अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि जब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, बहुत सारा बन जाता है, तो इस क्रिया को बहुगुणन अवस्था कहते हैं। जब स्पर्मेटोगोनिया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है इसको बोलते हैं वृद्धि अवस्था। अब दूसरा चीज जानिए। अब कहते हैं जब द्वितीय स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है जिसको बोलते हैं परिपक्व अवस्था। और आपको पता होना चाहिए परिपक्व अवस्था लंबे समय का होता है, यानी काफी समय लगता है। यानी कि द्वितीय oocyte से स्पर्मेटिड बनने में काफी समय लगता है, इसलिए इसको कहा गया लंबे समय तक मनुष्य में ही चलता है। दुनिया में जितने भी स्तनधारी हैं, मनुष्य भी स्तनधारी है। मनुष्य स्तनधारी कैसा है, प्राइमेट है। लेकिन जितने भी अदर प्राइमेट एनिमल होते हैं, प्राइमेट मैमल्स होते हैं, उन सभी से भी ज्यादा समय तक जो है परिपक्व अवस्था लंबा चलता है, तो किसका, मनुष्य का। चलिए ठीक है। अब कहते हैं कि स्पर्मेटिड से जब शुक्राणु बनता है तो इस क्रिया को क्या बोलता है, स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए, तो ये सारे स्टेप आपको हम बढ़िया से बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हार्मोनल नियंत्रण देखेंगे। यानी इसका हार्मोनल नियंत्रण हम आपको अब बताते हैं क्या होता है। कहते शुक्राणु जनन क्रिया को आपके शरीर में जो है ज्यादा ना हो, है ना, उसके लिए नियंत्रण करने के लिए हमारे पास हार्मोन होते हैं शरीर में, टेस्टिस में। कैसे, देखिए। कहते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि है। सबसे पहला अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, है ना। चलिए, अब कहते हैं हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, GnRH। GnRH को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी एक गोनेडोट्रोपिन का अर्थ होता है जनन से संबंधित। तो कहते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH हार्मोन निकालता है। अब ये GnRH हार्मोन क्या करता है, अग्रभाग को, यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग जब उत्तेजित हो जाता है तो उससे क्या निकलता है, ICHH या LH निकलता है। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसको हम लोग कहते हैं। FSH, एक होता है FSH, एक होता है ICSH।
तो कहते हैं ICSH क्या करता है, लेडिक सेल पर काम करता है, और FSH क्या किस पर काम करता है, सर्टोली सेल पर काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं लेडिक सेल का एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इसको हम लोग कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि इंटरस्टिशियल सेल हम किसको कहते हैं, लेडिक सेल को कहते हैं। तो इसी से नाम शुरू हुआ ICHH, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ICSH हार्मोन किस पर काम करेगा, लेडिक सेल पर, और FSH किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल पर। ये दोनों कोशिका कहाँ पर होता है, तो टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ पर होता है, शुक्राणुजनन नलिका में। ओके, अब कहते हैं ये लेडिक सेल से क्या निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक देता है। अब कहते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रजनन अंग को क्या करता है, सक्रिय कर देता है। ओके, चलिए, यानी कि स्त्री जो है पुरुष के प्रति आकर्षित होने लगेगा। अब पुरुष क्या करेगा, स्त्री के प्रति आकर्षित होने लगेगा। ठीक है, ओके। अब कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं प्रजनन अंग को प्रभावित करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसा ना हो, ये कंट्रोल में रहे, उसके लिए आपका जो है कि एक अतिरिक्त स्तर बढ़ने पर निगेटिव फीडबैक देता है, कौन, आपका हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है। सर्टोली सेल का क्या काम होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये क्या करता है, ABPP हार्मोन, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन निकालता है। अब कहते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, शुक्राणु जनन की दर को बढ़ाता है, यानी शुक्राणु बनने की क्रिया को बढ़ा देता है, इंक्रीजमेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब कहते हैं कि दूसरा काम इसका क्या है कि शुक्राणु जनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करता है। शुक्राणु जनन नलिका में टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करता है। कॉन्सेंट्रेट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के सांद्रण को क्या करता है, शुक्राणु जनन नलिका में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होंगे उसको कंसंट्रेट कर देता है, यानी कि एक नियत कर देता है, निश्चित कर देता है, रोक देता है। समझ गए। अब कहते हैं अगर इसका अतिरिक्त लेवल हो जाए, अगर ये अतिरिक्त हो जाए तो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकने का काम कौन करेगा, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हार्मोनल नियंत्रण शुक्राणुजनन का होता है। तो आज के इस सेशन में हम आपको शुक्राणुजनन नलिका को बताए हैं, शुक्राणुजनन क्या है, शुक्राणुजनन के कितने अवस्था होते हैं, और शुक्राणुजनन को किस प्रकार से हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी बात, शुक्राणुजनन क्या होती है। चलिए, तो आज हम शुक्राणुजनन क्या है और शुक्राणुजनन के कितने अवस्था होते हैं और शुक्राणुजनन को किस प्रकार से हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये सब आपको बता दिए। शुक्राणुजनन क्या है, तो टेस्टिस के अंदर में जो शुक्राणुजनन नलिका होते हैं उसके जर्म कोशिका द्वारा ओभूनित शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणुजनन कहते हैं। शुक्राणुजनन क्या होते हैं कि शुक्राणुजनन के समय जो होता है कि शुक्राणुजनन नलिका पर दो स्तर पाए जाते हैं। एक पाया जाता है घनाभकार, एक पाया जाता है आपका स्तंभाकार। जो घनाभकार होता है हम उसको MGC कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, और जो क्या करता है कि कैसा होता है, स्तंभाकार होता है, उसको हम लोग सर्टोली कोशिका कहते हैं। सर्टोली कोशिका क्या करता है, शुक्राणु बनते समय हमारे शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है उसके द्वारा शुक्राणु प्रभावित ना हो जाए, तो शुक्राणु को बचाने का काम कौन करता है, तो आपका जो है कि सर्टोली सेल करता है, जो टेस्टिस में होता है। ओके, चलिए, कहते हैं कि सर्टोली सेल को ब्लड टेस्टिस बैरियर भी हम लोग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं शुक्राणु जनन के 4 अवस्था होते हैं। एक होते हैं बहुग्रहण अवस्था, एक होता है आपका वृद्धि अवस्था, एक होता है परिपक्व अवस्था, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, इन चारों अवस्था में क्या क्या होते हैं ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद लास्ट में है कि शुक्राणु जनन को एक ग्राफ द्वारा बताया, तो जिसमें आपको दिखाए थे स्पर्मेटोगोनिया में 46 गुणसूत्र होता है और उस 46 गुणसूत्र में समसूत्री विभाजन होते हैं, तो वो फिर से नया स्पर्मेटोगोनिया बनाता है बहुत सारा। अब वो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है कि बड़ा होकर के प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और वही प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब वो जब पहली बार करता है सूत्री विभाजन तो 2 गो द्वितीय ओसाइट बनता है, फिर द्वितीय ओसाइट करता है दूसरी बार सूत्री विभाजन, फिर 2 गो क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है। अब वही 2 स्पर्मेटिड क्या करता है, 4 गो स्पर्मेटिड बदल जाते हैं, और वही 4 स्पर्मेटिड क्या करता है, वृत्ताकार
विकार होता है, और जब वो लंबे शुक्राणु में बदल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि शुक्राणु जनन की 4 अवस्था होते हैं। अब शुक्राणु जनन को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो शुक्राणु जनन को नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होते हैं, जो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर होता है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, वो उत्तेजित करता है, धक्का मारता है कि जाओ तुम जा करके निकालो। तो पीयूष ग्रंथि के जो अगला भाग होता है कहता लो हम निकाल दिए। क्या निकाल दिए? तो FSH और क्या निकाल दिए? ICSH। तो FSH और ICSH निकाल देगा। FSH किस पर काम करेगा? FSH काम किस पर करेगा? तो सर्टोली सेल पर। और आपका ICSH किस पर काम करेगा? तो लेडिक सेल पर। तो टेस्टिस के ये दोनों कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम करेगा कौन? तो ICSH और FSH। ये दोनों ही पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, जो निकलता अपने मन से नहीं, हाइपोथैलेमस के दबाव से निकलता है, और निकल करके आपके शरीर की शुक्राणु जनन क्रिया को कंट्रोल करता है। उम्र के अनुसार आपके शरीर में शुक्राणु बननी चाहिए, ये सारा कंट्रोल करने का काम उसी के हाथ में, हाइपोथैलेमस के पास। थैंक यू। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, और इस चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम एक नए सेशन के बाद एक नए सेशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू और वेट करें।